हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स लव लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 6 और 7 मार्च 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 6 और 7 मार्च 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। और पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, विच विलेज विल बिकम द फर्स्ट विलेज। ऐसा पहला गांव जो है वो बन जाएगा, अभी बना नहीं है, बन जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से सोलर पैनल के थ्रू जो है वो अपनी एनर्जी प्राप्त करेगा। मतलब उसमें सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, और पूरा का पूरा गांव जो है वो सारा का सारा सोलर पैनल्स के थ्रू ही जो है वो एनर्जी प्राप्त करेगा। और ये गांव जो है वो गुजरात का है, और इस गांव का नाम है दुधाला विलेज। तो याद रखना आपने, आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दुधाला विलेज, जो कि गुजरात के अंदर ऐसा पहला गांव बन जाएगा पूरे इंडिया के अंदर, जो कि पूरी तरह से क्या होगा, सोलराइज्ड होगा। उसमें सोलर पैनल्स जो है वो लगाए जाएंगे। तो एक कंपनी है गोल्डी सोलर नाम से, जो कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट या कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो है वो कंपनी है। और साथ ही साथ श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन जो है वो दोनों मिलके इसको पूरा के पूरे गांव को सोलराइज कर रहे हैं। मतलब पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये दोनों कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका है, गोल्डी सोलर का है। मतलब गोल्डी सोलर जो है वो सोलर पैनल प्रोवाइड करेगा, और श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन जो है बेसिकली पैसा दे रही है इस गोल्डी सोलर को, ताकि वो सोलर पैनल लगा सकें। और ये कितने किलोवाट के सोलर पैनल लगाएंगे, ये 450 किलोवाट के जो है वो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाएंगे, जो कि 350 घरों को या पब्लिक एरियाज के अंदर अलग अलग जगह पे, चाहे वो आंगनवाड़ी है, चाहे वो ग्राम पंचायत है, या और एरियाज हैं, वहां पे ये बिजली जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और आप ये भी देख सकते हो कि श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन जो है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप कह सकते हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है वो इस चीज को फाइनेंस कर रही है। और वैसे ये बहुत फेमस डायमंड कंपनी भी है। और फाउंडेशन ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें जो है वो गुजरात के अंदर प्रोवाइड कर रही है, या आप कह सकते हो दुधाला विलेज के अंदर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे वाईफाई सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलरेडी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है, गाँव का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
क्योंकि ये पहला ऐसा गांव बनेगा जिसमें सोलर पैनल्स की वजह से पूरे के पूरे गांव में जो है वो बिजली दी जाएगी। और ये प्रोवाइड कौन करेगा? गोल्डी सोलर। ये भी आपने याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। विच कंपनी ओपनड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लार्जेस्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन? मतलब इंडिया का सबसे बड़ा ग्लोबल डेस्टिनेशन जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा? ग्लोबल डेस्टिनेशन का मतलब वो एक कल्चरल सेंटर भी होगा, वो एक कन्वेंशन सेंटर भी होगा जहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग्स की जा सकती हैं, वहाँ पे बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स भी होंगे, वहाँ पे बहुत फेमस अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, ऑफिसेज खुल सकते हैं। उसको हम कहते हैं ग्लोबल डेस्टिनेशन होगी हर चीज़ की। और वो बनाया है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, और वो कहाँ पे बनाया है? मुंबई के अंदर। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। और बहुत ही शानदार दिखने में, आप देख सकते हो इसका एक जो पिक्चर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये 5G नेटवर्क की मदद से जो है वो बेसिकली काम करेगा। मतलब ये इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर भी होगा जो 5G नेटवर्क बेस्ड जो है वो बनाया गया है। तो आप देख सकते हो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है वो इसमें बनाया गया है, जो कि जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। बेसिकली इस पूरी बिल्डिंग का नाम जो है वो जियो वर्ल्ड सेंटर है। और इसके अंदर अलग अलग ऑफिसेज हैं, अलग अलग अपार्टमेंट्स के लिए स्पेस दी गई है, रेस्टोरेंट्स के लिए है, लेकिन इसमें एक जो है वो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर भी है जो खोला गया है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर होगा जहां पे मीटिंग्स की जा सकती हैं, जहां पे हाइब्रिड लेवल पे मीटिंग्स हो सकती हैं, डिजिटल लेवल पे मीटिंग्स हो सकती है। और ये पूरा का पूरा 5G नेटवर्क बेस्ड जो है वो बनाया गया है। और ये पूरा जियो वर्ल्ड सेंटर जो है वो 18.5 एकड़ लैंड के ऊपर बनाया गया है, जहां पे लोग आके मिल सकते हैं। 8 जहां पे आपको अलग अलग तरह का दिखेगा, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत फेमस मीटिंग प्लेस बनने वाला है ये। और इवन यहाँ पे कल्चर को सेलिब्रेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। और ये कहाँ पे खोला गया, एग्जैक्ट जगह मैं आपको बता चुका हूँ, मुंबई में जो है वो इसको खोला गया है। ये भी आपने साथ में याद रखना है। ये बांद्रा कुर्ला जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे इसको खोला गया है महाराष्ट्र के अंदर। और रिलायंस जो है इन्होंने साथ में धीरूभाई अंबानी स्क्वायर जो है वो बनाया है, जो कि एक फाउंटेन ऑफ जॉय के आसपास जो है वो ये पूरा बनाया गया। मतलब आप कह सकते हो कि ये फाउंटेन जो आप देख रहे हो ये मतलब डेडिकेटेड है धीरूभाई जी को, और ये फाउंटेन ऑफ जॉय इसको नाम दिया गया। और इसके आसपास ही ये सारी बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि इसको जो है वो साथ में डेडिकेट किया गया धीरूभाई जी को। और ये मुंबई में बनाया गया है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और ये सारी चीजें आपने थोड़ी थोड़ी करके जो है वो इसको याद रखना है। मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो आपको याद रहेगा। और इसमें बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं। इसमें एक म्यूजिकल फाउंटेन है जो आप ये देख रहे हो, जिसको फाउंटेन ऑफ जॉय कहा गया है। एक कल्चरल सेंटर बनाया गया है, एक रिटेल एक्सपीरियंस देने के लिए अलग अलग स्टोर्स यहाँ पे खुलेंगे। और आप कह सकते हो बहुत फेमस कैफेज, डाइनिंग, रेस्टोरेंट्स, अपार्टमेंट्स, ऑफिस जो है वो यहाँ पे खेले जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक इसमें खास बात ये है कि यहाँ पे ऐसे नहीं कि पूरी बिल्डिंग को एकदम ही सारा ओपन कर दिया जाएगा, धीरे धीरे करके जो है वो इसको ओपन किया जाएगा। ये आपने थोड़ा सा इसमें याद रखना है। और धीरूभाई अंबानी स्क्वायर जो है वो इस पूरे फाउंटेन जो है के आसपास जो है वो बना हुआ है। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्पीलेट ट्रिब्यूनल? तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्पीलेट ट्रिब्यूनल। उसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं जो कि पुराने चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के, बेसिकली अभी भी हैं लेकिन रिटायर हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, लाइक इस मार्च के महीने में रिटायर हो जाएंगे। तो इनकी अपॉइंटमेंट पहले ही कर दी गई है, धीरूभाई नारायण भाई पटेल। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप देख सकते हो DN पटेल जी को अपॉइंट कर दिया है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्पीलेट ट्रिब्यूनल का। और इनको कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है? फिलहाल इनको 4 साल के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया है। और अगर आप देखोगे 4 साल इनके स्टार्ट होंगे अभी से, मार्च के महीने से, या फिर ये 4 साल से पहले भी जा सकते हैं अगर इनकी एज जो है वो 70 साल हो जाती है। मतलब दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा ये चले जाएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो ये जून 2019 में बनाए गए थे। अभी 12 मार्च को इन्होंने रिटायर होना है, तो उससे पहले ही इनकी अगली पोजीशन जो है वो तय कर दी गई है कि कहां पे ये आगे जाके जो है वो काम करेंगे। लेकिन दोस्तों ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्पीलेट ट्रिब्यूनल। इसका मेन काम जो है वो बेसिकली है कि जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं या जो अपील्स आती हैं लोगों के इंटरेस्ट को लेके, जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं टेलीकॉम सेक्टर के, जो कंज्यूमर्स हैं सर्विस सेक्टर के या टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तो उनको सही तरह से सही दिशा दिखाना, उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम्स का हल करना, उनकी शिकायतों को सुनना, वो यहाँ पे इस टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्पीलेट ट्रिब्यूनल में किया जाता है। और करंटली इसके जो
करंटली चेयरपर्सन है वो है जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह, याद रख सकते हो, जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह। और इसको कब बनाया गया था दोस्तों? इसको 2000 में बनाया गया था और ये बनाया गया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब जिसको हम ट्राई कह देते हैं, उस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम? ये इंडिया की तरफ से तैयार किया गया, क्योंकि अभी तक जो है वो हम इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगवाते थे इस तरह का एडवांस सिस्टम, लेकिन अब हमने खुद बनाया है जिसको नाम दिया गया TCAS, इसको कहते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अगर ट्रेन दो दिशा से आ रही है और उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस है तो अपने आप ही उसको रोक देगा, उसकी स्पीड स्लो कर देगा, जिसके कारण ये टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से इसको सक्सेसफुल बनाया गया। अभी इसका रिसेंटली टेस्ट किया गया हैदराबाद के अंदर, सिकंदराबाद में भी इसका एक टेस्ट किया गया, तो ये सक्सेसफुल रहा। और इस पूरे सिस्टम का नाम क्या है? कवच सिस्टम। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप देख सकते हो इंडिजीनियसली एंटी कोलिजन सिस्टम कवच बना दिया गया है ताकि रेल एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। और आप देख सकते हो ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है दो ऐसे रेलवे स्टेशन के ऊपर जो कि कहाँ पे स्थित हैं? सिकंदराबाद में स्थित हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर, क्योंकि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है वो हमारा कहाँ पे है? सिकंदराबाद में है। और इस सिस्टम के तहत जो है वो रेलवे अपने गोल को अचीव करना चाहता है, वो है जीरो एक्सीडेंट गोल, मतलब कोई भी एक्सीडेंट जो है वो रेलवे का नहीं होगा। मतलब इससे जो ये सिस्टम बनाया गया है इसमें ट्रेन जो हैं वो दूर से ही रुक जाती हैं अगर उनको लगता है कि कोई मैनुअल एरर आ चुका है या फिर कोई दिक्कत आ गई है रेलवे ट्रैक्स के अंदर, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो ये अपने आप ही सेंसर्स के थ्रू जो है वो ट्रेन को रोक देता है। बहुत ही अच्छा सिस्टम, क्योंकि ट्रायल के दौरान जो है वो दो ट्रेन एक दूसरे की डायरेक्शन में चलाई गई ताकि ये देखा जा सके कि ये सही से काम करता भी है नहीं। तो ऑटोमेटिक ब्रेक्स जो हैं वो दोनों जगह पे अप्लाई हो जाते हैं और दोनों जो इंजन्स थे वो 380 मीटर दूर जाके जो है वो रुक गए, मतलब दोनों के बीच में गैप जो है वो 380 मीटर का रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह की चीजें हम डेवलप करके जो है वो ट्रेन के एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। और इस सिस्टम के थ्रू अपने आप ही ट्रेन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर चल रही है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे पे अपने आप ही स्पीड जो है वो आ जाएगी। तो फिलहाल इस तरह के सिस्टम को अभी हम पूरी रेलवे के अंदर बिछाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो तय किया गया है वो 2000 किलोमीटर का तय किया गया है कि 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क जो रेलवे का है उसके अंदर हम इसको पहले बिछाएंगे। लेकिन 2022-23 के बजट में ये ऑलरेडी कह दिया गया है कि हम 34,000 किलोमीटर जो पूरा नेटवर्क है रेलवे का उसके अंदर जो है वो हम इस कवच सिस्टम को बिछा देंगे ताकि ट्रेन एक्सीडेंट्स को हम क्या कर सकें? जीरो कर सके। तो नाम आपने जरूर याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लिखी गई है द ग्रेट टेक गेम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही फेमस ऑथर है। ग्रेट टेक गेम जो लिखी है वो दोस्तों लिखी है अनिरुद्ध सूरी ने। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। अनिरुद्ध सूरी जो कि एक फाउंडर हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं इंडिया इंटरनेट फंड के, उन्होंने इस बुक को लिखा है। और इस बुक का पूरा नाम है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ द नेशन। तो एक बहुत ही सुंदर सा कवर पेज आप इस बुक का देख रहे हो और इस बुक को स्पेशली पब्लिश किया किसने? हार्पर कॉलिंस ने इसको पब्लिश किया है। और ये बुक जो है वो एक रोड मैप देती है, एक इनसाइट देता है, एक विजन देता है कि किस तरह से कंपनी जो है या पूरा का पूरा कोई भी अगर ग्रो करना चाहता है किसी भी सेक्टर के अंदर वो किस तरह से ग्रो कर सकता है। अगर स्पेशली हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो वो कंट्री किस तरह से एक स्ट्रेटेजिक प्लान के थ्रू आगे ग्रो कर सकती है, उसमें कुछ आइडियाज जो है इस बुक के अंदर बताए गए हैं। स्पेशली एक ऐसा फ्रेमवर्क बताया गया है जो कि कुछ मेजर फैक्टर्स इसमें बताए गए हैं जो ये बताएंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी लेवल पे इंडिया जो है वो आगे बढ़ सकता है या आगे बूम कर सकता है। तो आपने जरूर याद रखना है कि ये बुक अनिरुद्ध सूरी ने लिखी है और नाम क्या है? द ग्रेट टेक गेम। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्रीन चार्जिंग हब अलोंग विद डैश। मतलब इसमें याद रखने वाला ये है कि एक तो नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हाईवे जो है वो तैयार करता है, उस बॉडी का नाम है NH फॉर EV। और इन्होंने पहला ग्रीन चार्जिंग हब बनाया है। ग्रीन चार्जिंग हब का मतलब है कि एक तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करेगा, दूसरा जब उसको बनाया गया उसमें वही सारी चीजें यूज की गई जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, मतलब उसको बनाने में भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं किया गया। और रिसेंटली ये जो फर्स्ट ग्रीन चार्जिंग हब बनाया जा रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, ये जयपुर दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे या हाईवे के ऊपर बनाया गया। तो आप देख सकते हो इंडिया का पहला ग्रीन चार्जिंग स्टेशन जो है वो भी चल रहा है, अभी बना नहीं है, तो अभी तैयार होगा वो।
और ये न्यू इनिशिएटिव जो है वो एक तरह से ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को यूज किया गया ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन को बनाया जा सके और नेट जीरो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ऑलरेडी वो चार्ज करेगा ही करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जो बिल्डिंग बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो उसमें भी एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे, तो जीरो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो मेन मकसद यही है कि कार्बन जो हम इतना ज़्यादा रिलीज करते हैं उसको जीरो पे लेके आ सकें। ऑलरेडी हम वादा कर चुके हैं कि 2070 तक इंडिया ये अचीव कर लेगा और हम नेट पॉजिटिव एंड ऑल्सो रिप्लेसिस पेट्रोल पंप्स इन द फ्यूचर। तो पेट्रोल पंप्स की डिमांड्स को भी हमने कम करना है, तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। या आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को बढ़ाना होगा, तभी पेट्रोल पंप्स की डिमांड जो है वो कम होगी, पेट्रोल की डिमांड जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। और साथ ही साथ इस चार्जिंग स्टेशन के अंदर जो है वो एक रेस्टोरेंट बनाया गया है, एक कॉफ़ी शॉप बनाई गई है, इवन एक एटीएम मशीन लगाई गई है, एक शोरूम्स बनाए गए हैं कुछ, जो कि डेली बेसिस पे आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है रास्ते में जाते हुए, तो वो यहाँ पे खोली गई हैं। और ये पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सोलर पैनल से लैस है, मतलब सोलर पैनल के थ्रू ही जो है वे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा। और साथ में हर तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है वो बनाई गई हैं। मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ऊपर जो टेरेस बनाया गया, जो छत बनाई गई उसके ऊपर भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के की गई हैं। लेकिन यहाँ पे एक बॉडी जो है वो आपके लिए शायद नहीं होगी, नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके प्रोग्राम डायरेक्टर जो है वो अभिजीत सिन्हा है, अभिजीत सिन्हा नाम याद रख सकते हो, क्योंकि एक नई बॉडी आपके सामने आई है, तो इसको आप धीरे धीरे करके आप सुनोगे आगे जाके तो आपको जरूर याद हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है वो टाई अप किया है ताकि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो छोटे और लघु उद्योग हैं, उनको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर सकें। वहाँ पे वो अपनी कंपनीज लिस्ट कराएं, क्राउड फंडिंग करें, मतलब कुछ पैसा जो है वो लोगों से इकट्ठा करें, फिर जो है वो कुछ पैसा खुद डालें, फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करें, जिससे क्या होगा, उनकी कंपनी ग्रो करेगी। मतलब ये एमएसएमईज को समझाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कि क्या फ़ायदे हैं आपको अपनी कंपनी को लिस्ट करने का। और ये टाई अप किया गया है तेलंगाना के साथ, तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से टाई अप किया गया है ताकि तेलंगाना के जो एमएसएमईज हैं उनको हम बढ़ावा देके एनएससी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ सकें। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तेलंगाना गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा और अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा, जिसमें सेमिनार्स होंगे, कैंप्स लगाएगा, नॉलेज सेशंस होंगे, रोड शोज किए जाएंगे, वर्कशॉप्स लगाई जाएंगी, ताकि कॉरपोरेट्स को गाइड किया जा सके कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इमर्ज प्लेटफॉर्म की मदद से किस तरह से आप फंड रेज कर सकते हो। क्योंकि जब आप कोई कंपनी लिस्ट करते हो तो इसका मतलब कुछ शेयर्स आप लोगों के लिए निकालोगे, मतलब कुछ अपनी कंपनी का हिस्सा लोगों के लिए रखोगे, तो लोग जब उस हिस्से को खरीदेंगे तो पैसा जो है वो किसके पास आएगा, कंपनी के पास आएगा। तो इस तरह से आप फंड जो है वो रेज कर सकते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट जो तेलंगाना की है वो एमएसएमईज को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इमर्ज प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए कहेगी और साथ ही साथ उनको बताएगी कि किस तरह से आप अपने जो पैसे हैं वो बचा सकते हो या किस तरह से आप जो है वो आगे जाके कंपनी की ग्रोथ में हिस्सा दे सकते हो। तो फंड रेजिंग हो गया या किस तरह से अपने खर्चों को कम कर सकते हो, ये सारी अवेयरनेस जो है वो दी जाएगी। तो लिस्टिंग फैसिलिटीज़ जो भी हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, वो किस तरह से बेनिफिट दे सकती हैं, फ्यूचर में किस तरह से कंपनी को ग्रो करवा सकती हैं, किस तरह से आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी उसकी, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको समझाई जाएंगी। तो ये तेलंगाना स्टेट के साथ इन्होंने टाई अप किया। लेकिन तेलंगाना के बारे में जरूर याद रखें, इनकी गवर्नर जो है वो तामिलिसाई सौंदरराजन हैं, जो कि पुडुचेरी की भी गवर्नर हैं, क्योंकि किरण बेदी जी के बाद जो एडिशनल चार्ज दिया गया था वो तामिलिसाई सौंदरराजन को दिया गया था। और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली फॉर्मर चीफ ऑफ डैश सुनित फ्रांसिस रॉड्रिग्स पास्ट अवे। तो सुनित फ्रांसिस रॉड्रिग्स जो है वो हमारे क्या थे, नेवी के चीफ थे, आर्मी के थे, एयर के थे या इंडियन कोस्ट गार्ड के थे, ये आपने बताना था। और आंसर क्या है इसका, आर्मी स्टाफ के। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। आप यहाँ पे उनका चेहरा देख सकते हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल सुनित फ्रांसिस रॉड्रिग्स पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया है। और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है 1962 में भी, आप कह सकते हो, जो इंडो चाइना वॉर हुई थी, 1965 में भी इंडो पाकिस्तान वॉर में, इवन 1971 में भी इंडो पाकिस्तान वॉर में इनका अहम रोल जो है वो रहा है। और आप देख सकते हो ये 15th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं 1990 से लेके 1993 में। तो ये आप याद रख सकते हो, इनका नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। 32nd चेयरमैन भी रह चुके हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, ये 1991 से लेके 93 के बीच में।
और 26th गवर्नर ऑफ पंजाब भी रह चुके हैं। ये भी क्वेश्चन पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 26th गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के 2004 से लेकर 2010 तक। ये भी आप जो है वो बात याद रखोगे। और साथ ही साथ आपने एक बात और याद रखनी है कि इनको बहुत ही अलग अलग तरह के मेडल्स मिल चुके हैं। भाई आर्मी जनरल थे तो मेडल्स तो मिले होंगे, तो इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो मिल चुका है, इनको विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, इंडिपेंडेंस मेडल मिल चुका है, और भी बहुत से अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नाम, सुनित फ्रांसिस रॉड्रिक्स, और साथ में 15th चीफ रह चुके हैं आर्मी के, और पंजाब के 26th गवर्नर भी रह चुके हैं। और जब इनकी रिटायरमेंट हो गई थी तो उसके बाद ये 2 बार जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के भी जो है वो हेड रह चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल सेंटर जिसका गोवा में बना हुआ है उसके ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कई बार, लेकिन फिर भी आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ से निकाल लेने हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन ऑयल ने पार्टनरशिप की है कौन से बैंक के साथ ताकि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो निकाले जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन्होंने निकालने हैं, लेकिन वो बैंक सपोर्ट करेगा कोटक महिंद्रा बैंक। इसका मतलब इंडियन ऑयल के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो स्पेशली अपने कस्टमर्स को ये क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा। क्योंकि वैसे भी इंडियन ऑयल्स के जितने भी फ्यूल स्टेशन हैं, लाइक 33,000 फ्यूल स्टेशन हैं, वो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वॉलेट पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, चाहे वो इंडियन ऑयल का है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आपको वहाँ पे डिजिटल वॉलेट सिस्टम मिलेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू बहुत से रिवॉर्ड्स जो हैं वो दिए जाएंगे। लाइक अगर इन क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो भी फ्यूल स्टेशन है वहाँ पे अगर आप पेट्रोल फिल करवाते हो या डीजल फिल करवाते हो, तो इसका मतलब आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे कि कुछ कैशबैक आपको वापस दे दिया जाएगा, कुछ फ्यूल की फॉर्म में, लाइक कुछ उसमें पॉइंट्स ऐड कर दिए जाएंगे कि आप फ्यूल जो है वो डलवा सकते हो, या फिर डाइनिंग कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, और बहुत सी चीज़ें जो है इसमें मिल रही है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से दिया जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में याद रखना है, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं उदय कोटक। उदय कोटक टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में भी याद रख सकते हो, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके जो चेयरमैन है वो है श्रीकांत माधव वैद्या, श्रीकांत माधव वैद्या। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु डेवलप मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 में यूज किए जाएंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको याद रख सकते हो। और ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 है, ये इसरो लॉन्च कर चुका है। ये फरवरी के महीने में जो है इन्होंने लॉन्च की थी 2022 में, और इसका नाम है EOS-4। तो आपको नाम से पता लग रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। तो इसमें ये मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो डेवलप किसने किया था, ये था DRDO। दोस्तों आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो DRDO डेवलप दिस सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको नाम दिया गया मोनोलिथिक माइक्रोवेव, और इस सैटेलाइट में इसको यूज किया गया है। तो एक तरह का इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। तो इस इंटीग्रेटेड सर्किट के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, जैसे कि माइक्रोवेव मिक्सिंग, पावर एम्प्लीकेशन, या फिर आप कह सकते हो लो नॉइस एम्प्लीफिकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग, या और भी बहुत तरह से। मतलब ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 के लिए, जो कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, उसमें ये काम में लिया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है DRDO ने इसको डेवलप किया है। DRDO के बारे में याद रख सकते हो, 1958 में इसका गठन किया गया था। करंटली चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। इसरो ने इसको फरवरी 2022 में लॉन्च किया था। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो ये चलता है। लेकिन साथ ही साथ आप इसरो के बारे में याद रखो कि 1969 में इसका गठन किया गया था। इसके करंटली चेयरमैन है एस सोमनाथ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द स्कीम मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लान 4 फॉर CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए जो एक प्लान है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। और याद रखना है, ये ओवरऑल जो भी एफिशिएंसी है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की उसको आगे बढ़ाएगा। इसके लिए सरकार ने लक्ष्य तय किया कि 1523 करोड़ रुपए जो है वो सरकार इसमें खर्च करेगी, और यूनियन मिनिस्टर जो होम अफेयर्स हैं उनकी गाइडेंस के अंदर जो है स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये 31 मार्च 2026 तक ये स्कीम जो है वो चलेगी। मैक्सिमम स्कीम जो है वो 31 मार्च 2026 तक ही चल रही हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उनको नई चीज़ें दी जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ताकि वो सक्षम हो सकें हर चीज़ को झेलने के लिए। मतलब हर चीज़ का सामना जो है वो डट के किया जा सके, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा सके। तो आप कह सकते हो
कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके जो है वो नए CAPF का आविष्कार जो है वो किया जाएगा, नई फोर्स जो है वो बनाई जाएगी, उसमें इक्विपमेंट्स और वेपन्स को जो है वो बदला जाएगा। ये है मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 और ये किसके लिए? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए। इसके साथ आते हैं अगला क्वेश्चन जो है शेन वॉन। शेन वॉन का देहांत हो गया दोस्तों। सबसे पहले आपने याद रखना है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा वो बहुत ही कम होंगी इस तरह के क्रिकेटर के बारे में, और इनका पूरा नाम है शेन कीथ वॉन। एक तो ये याद रखना, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। 52 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे, बहुत फेमस, मेरे ख्याल से ऐसे ही कोई बच्चा होगा जो शेन वॉन को नहीं जानता होगा, चाहे इस जनरेशन का चाहे पिछली जनरेशन का है। और शेन वॉन जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्पेशली डिसाइड किया गया कि उनके नाम से जो है वो सदर्न स्टैंड जो है वो हम बनाएंगे, जिसको कहा जाएगा शेन वॉन स्टैंड, जो कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो है वो होगा। तो एक स्टैंड को शेन वॉन स्टैंड के नाम से जो है वो पूरा का पूरा डेडिकेट कर दिया गया है। और ये उन 5 क्रिकेटर्स में से थे जिनको विजडन क्रिकेटर में जो है वो ऐड किया गया था 2000 में। और सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ऐसे प्लेयर थे जो पहले विजडन 5 क्रिकेटर में जो है वो ऐड किए गए थे। ये भी आप याद रख सकते हो। और शेन वॉन का बहुत बड़ा रोल रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को अलग अलग तरह के वर्ल्ड कप जिताने में। जैसे 1995-6 वाला वर्ल्ड कप इन्होंने बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया था, और 1999 में भी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस वर्ल्ड कप को जिताने के लिए, तो बहुत बड़ा रोल है। और राजस्थान रॉयल्स को इन्होंने कैप्टन किया था जब इन्होंने पहला इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था 2008 के अंदर। और ये ऐसे पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 700 इंटरनेशनल विकेट्स लिए थे 2006 के अंदर। ये रिकॉर्ड इनके नाम है आज भी, कि ऐसे पहले प्लेयर जिन्होंने 700 इंटरनेशनल टेस्ट विकेट्स लिए हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड किसी तरह से बाद में मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के बहुत ही फेमस आप कह सकते हो बॉलर हैं, उन्होंने तोड़ दिया था, क्योंकि उनके अब 800 विकेट्स हो गए थे। तो इसका मतलब ये दूसरे प्लेयर हैं जिनके 700 या 700 से ज़्यादा इंटरनेशनल टेस्ट विकेट्स हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी नो स्पिन जो है वो आपने याद रखना है। जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये मार्क निकोलस के साथ जो है वो उन्होंने मिलकर लिखी थी। अदरवाइज शेन वॉन और मार्क निकोलस दोनों ने इस बुक को लिखा था, और इसको 2018 में पब्लिश किया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है शेन वॉन, उनका देहांत हो गया। और इससे पता लग रहा है कि लाइफ जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, मतलब बहुत ही अनसर्टेनिटी है लाइफ में, पता नहीं क्या किस पल हो जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि खुश रहो। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके जब आप काम करते हो तो आपको हमेशा यही व्यतीत होगा कि यार लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है वो हम कर रहे हैं। और बहुत ही संघर्ष करने का मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो उसी तरह हाई हो जाती है कि हमें मिलना भी उतना ही चाहिए, जिसके कारण जो है आप फिर दुखी हो जाते हो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। सीरियस का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको छोड़ दो। आप कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अपने आप ही टाइम के साथ जो है वो खुद ही क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि 95% प्रॉब्लम्स को हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, अदरवाइज वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तो इसलिए याद रखना है जो भी चीज़ें मैंने शेन वॉन के बारे में बताई हुई हैं, लेकिन इनकी लाइफ से हम बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं। इन्होंने और भी अपने बारे में लिखा है। जैसे इन्होंने एक बुक लिखी थी शेन वॉन माई ओन स्टोरी, ऐसी इन्होंने लिखी थी शेन वॉन माई ऑटोबायोग्राफी, ऐसी इन्होंने लिखी थी एक वॉन वॉन बुक का नाम था, और ये बुक लिखी थी रिचर्ड हॉब्सन ने, और साथ में शेन वॉन जो है वो साथ में थे, मतलब दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा था। ऐसे इन्होंने एक बुक लिखी शेन वॉन माई इलस्ट्रेटेड करियर, वो भी इन्होंने लिखी थी। शेन वॉन के नाम से बुक्स जो है इन्होंने बहुत लिखी हैं, लेकिन एक याद रखनी है, नो स्पिन। ये किसके साथ मिलकर लिखी थी? मार्क निकोलस के साथ लिखी थी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन है, इंडिया का पहला मोबाइल एम्बुलेंस जो है वो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए लॉन्च किया गया है। मोबाइल एम्बुलेंस मतलब वो व्हीकल्स के ऊपर ही जो है वो जानवरों को ट्रीट कर देंगे। तो ये कौन सी जगह पे इसका उद्घाटन किया गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे स्लाइड से याद कर लें। ये उद्घाटन किया गया है चेन्नई के अंदर, ताकि जो जानवर हैं उनको हम ये चलते फिरते व्हीकल के थ्रू ही जो है वो ट्रीट कर सकें। और ये कंपनी है जिसका नाम है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, एक चेन्नई बेस्ड एनिमल वेलफेयर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की है, जहाँ की जो जानवर हैं जो गलियों में रहते हैं तो उनको हम ट्रीट कर सकें अगर उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। और ये एक इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फॉरपॉ, उसकी मदद से जो है इसको किया गया है। और ये एम्बुलेंस जो है इसमें हर तरह की जो है वो सुविधा है। एक पैरा वेटनरी वर्कर है जो कि एक ड्राइवर का काम भी करेगा, साथ में अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। एक फ्रिज है यहाँ पे, बैंडेजेस का एक पूरा का पूरा स्टॉक है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो भी हमें इलाज करने में जो ज़रूरत पड़ेगी। एक वॉश बेसिन है इसमें,
एक आप कह सकते हो स्ट्रेचर है, 2 मूवेबल जो हैं वो एक पिंजरे हैं ताकि जो डॉग्स हैं उनको पकड़ा जा सके, और इक्विपमेंट्स हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से जानवरों को ठीक करने के यहाँ पे इक्विपमेंट्स जो हैं मौजूद हैं। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। इसी के साथ आते हैं अगला, एक आप कह सकते हो प्लांट की स्पीशीज है जिसका जिन बेरी जो है वो बेसिकली उसका प्लांट का नाम है, लेकिन उसकी स्पीशीज का जो नाम है वो है ग्लाइकोस्मिस एल्बिकैप्रा। तो याद रख सकते हो ग्लाइकोस्मिस एल्बिकैप्रा, ये इसका स्पीशीज का नाम है। और ये कहाँ पे मिली है? ये कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है, तमिलनाडु के अंदर। और ये एक बहुत ही फेमस प्लांट स्पीशीज है और एवरग्रीन स्मॉल ट्री के आसपास आपको ये मिलती है, और सदर्न वेस्टर्न घाट्स में ये एंडेमिक है, मतलब सिर्फ वहीं पे पाई जाती है और कहीं पे भी नहीं मिलती, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आप याद रख सकते हो। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। यूनियन मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया है, और उस पूरे प्लेटफॉर्म का नाम है बिल्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर्स, ताकि एक इस तरह का एटमॉस्फेयर दे सकें जिसमें यंग जो इनोवेटर्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो सरकार मुहैया करवा सके और उनको नई स्किल जो है वो प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट जो है वो किया है INS चेन्नई के ऊपर, मतलब इंडियन नेवी शिप जो चेन्नई है उसके ऊपर ये टेस्ट जो है वो किया गया है। और इंडिया ऑलरेडी इसके बहुत से टेस्ट जो है वो कर चुका है, और ये एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया में DRDO का आप कह सकते हो, और वहाँ पे रशिया के साथ ये ज्वाइंट वेंचर किया गया है। और इसकी स्पीड जो है वो 3 गुना ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से, तो इसलिए इसको सुपरसोनिक मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रेंज जो है वो 290 किलोमीटर है, और आप कह सकते हो 200 किलो का ये वॉरहेड जो है वो कैरी कर सकता है। नेक्स्ट है, अनिरुद्ध सूरी ने एक बुक लिखी है द ग्रेट टेक गेम, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पाकिस्तान करता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग करता है, तो उसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए थे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से, कुछ गाइडलाइंस दी गई थी पाकिस्तान को, तो अभी भी उसको ठीक नहीं कर पाया है। तो 2018 से लेके आप कह सकते हो अभी तक जो है वो पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में ही एडेड है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स याद रखोगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? पेरिस के अंदर। टोटल 39 नेशंस जो हैं वो इसकी मेंबर हैं, और इसके करंटली जो प्रेसिडेंट है वो हैं डॉक्टर मर्क्यूस प्लियर, याद रख सकते हो, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी ने उन्होंने एक दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया ताकि टीचर्स को ट्रेनिंग मिल सके। ये जो मुखर्जी नगर है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, तो वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। तो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को हम मतलब उनको और ट्रेन कर सकें, या फिर उनको और ट्रेनिंग देके क्वालिफाइड टीचर बना सकें, उनका हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर सके, तो इसलिए इस टीचर स्कूल की जो है वो शुरुआत की गई है। इंडियन ऑयल ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ टाई अप किया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 5 मार्च 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बाउंसिंग ऑफ चेक में लीड टू, तो अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं फिर भी आपने जो है वो चेक किसी को दे दिया है तो चेक बाउंस हो जाएगा। ये एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सेक्शन 138 के तहत लिया जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत। तो अब इसमें जो है वो सजा का प्रावधान जो है वो 3 साल का भी है, मतलब 3 साल तक की सजा जो है वो आपको दी जा सकती है। तो इसलिए ध्यान से सोच समझ के आपने किसी को चेक देना है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? इन इंडिया द बैंक नबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू, नबार्ड किसको पैसा जो है वो नहीं प्रोवाइड करता इनमें से? तो आपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। और इसी के साथ आपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहोगे इस स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।